हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 12th इकोनॉमिक्स का पूरा कंप्लीट आंसर की। सीबीएसई का जो आज क्लास 12th का एग्ज़ाम हुआ है इकोनॉमिक्स पेपर का, उसका पूरा कंप्लीट आंसर की मैं आपको बताऊँगा। ये आपका इकोनॉमिक्स का है। मैं आपको सेट 2 का बताऊँगा, जिसका सीरीज है आपका Z2YWX और इसका कोड नंबर है 5822। ओके, देखिए जिनका भी कोड आपका सेट 1 हो, सेट 2 हो या फिर सेट 3 हो, ठीक ना, सबका जो क्वेश्चंस है वो सेम रहेगा। बस आपका जो सीक्वेंस है वो इधर उधर हो सकता है, तो आपका सेट 1 2 3 कोई भी हो, आप इससे मैच कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि केवल आपका सीक्वेंस इधर उधर होगा, क्वेश्चंस सेम रहेंगे आपके। तो देखिए ये इकोनॉमिक्स का है, सीबीएसई क्लास 12 का। चलिए हम लोग सबका आंसर को मैच करते हैं। आप भी अपना आंसर जो है मैच करते जाइए, ठीक। केवल सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितना जो है करेक्ट किया और कितना रॉन्ग किया है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट आपके होने वाले हैं पेपर, उस सबका आंसर की मैं आपको इस वीडियो चैनल पर आपको बताते रहता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। एज द बैंकर टू द बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परफॉर्म्स ऑल फंक्शंस एक्सेप्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड बिहाफ ऑफ जनरल पब्लिक। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मैं आपको समझाऊंगा नहीं, केवल आपको आंसर कर दे रहा हूँ। आप अपना जल्दी से मैच कर लीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए देखिए, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है, सपोज फॉर एन इकोनॉमी ऑटोमस कंजप्शन स्टैंड्स एज ₹100 करोड़ एंड टोटल कंजप्शन इज ₹130 करोड़। द वैल्यू ऑफ इंक्लूड कंजप्शंस इंक्लूड इंड्यूस्ड कंजप्शन इंड्यूज है, ओके, इंड्यूज कंजप्शन वुड बी डैश करोड़। तो क्या हो जाएगा इसका? आपको चूज करना है इसमें 4 ऑप्शन में से। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 30 करोड़। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही होगा, 30 करोड़। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। जो बच्चे का हिंदी है वो हिंदी में भी अपना मैच कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों सेम है। बस इधर हिंदी में दिया हुआ है, इधर इंग्लिश में दिया हुआ है, तो हिंदी वाले बच्चे भी अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। देखिए थर्ड में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू डैश, वैल्यू एडिशन इक्वल टू डैश, सब्ट्रैक्ट किया गया यहाँ वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शंस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट भी होता है और नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू प्राइस पर यूनिट। तो ऑप्शन नंबर 3 भी होगा, ऑप्शन नंबर 4 भी हो जाएगा, ठीक ना। सेल्स चेंज इन स्टॉक और डोमेस्टिक तो होगा नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। असर्शन बोल रहा है, इन केस ऑफ पब्लिक गुड्स नो वन कैन बी इंक्लूडेड फ्रॉम एंजॉइंग द बेनिफिट्स। ओके, तो ये जो है आपका क्या होगा? बिल्कुल आई थिंक ये ट्रू है, ठीक ना। और रीज़न में क्या बोल रहा है आपका? पब्लिक गुड्स आर नॉन रिवेलियर्स एंड नॉन एग्जीक्यूटेबल इन नेचर। ये ट्रू है। तो आपका एसर्शन भी ट्रू है और रीज़न भी ट्रू है, तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है एक को ना, तो ट्रू एंड, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। बोथ एसर्शन एंड रीजन्स आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही होगा। चलिए 5 नंबर को देखते हैं। इसमें है 5 नंबर में, इन द केनेशियन इकोनॉमिक्स, यानी कि आपका जो केन्स का जो इकोनॉमी है उसके अनुसार डैश स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड इज़ ऑलवेज ड्रॉ एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो जो 45 डिग्री ना, तो रेफरेंस लाइन हो जाएगा इसका आंसर। ओके, जिसको हम लोग हिंदी में संदर्भ रेखा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू बी कंसिडर्ड वाइल एस्टिमेटिंग रिवेन्यू डिफिसिट ऑफ अ कंट्री। तो क्या हो जाएगा इसका आपका? वेजेज एंड सैलरीज पेड बाय द गवर्नमेंट, ये नहीं होगा। इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन नहीं होगा। एक्सपेंडिचर इंक्योर्ड ऑन कंस्ट्रक्शन 5। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही होगा। ओके, इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही होगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बाकी सब्जेक्ट का भी आपको आंसर की जो है इस वीडियो में इस चैनल पर आपको मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर को हम लोग चेक करते हैं। 7 में बोला जा रहा है, द मॉनिटरी पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड बाय द डैश इन द इंडियन इकोनॉमी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई होता है ना। ओके, भारतीय अर्थव्यवस्था का मौद्रिक नीति को कौन प्रतिपादित करता है?
आपका जितना भी फॉर्मुलेटेड होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट होगा। चलिए 8 नंबर को चेक करते हैं। टू अराइव एट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, यानी कि आय का संतुलन का जो एक सेकेंड, टू अराइव एट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम देयर मस्ट एग्जिस्ट एन इक्वालिटी बिटवीन एक्स एंटी डैश एंड एक्स एंटी डैश। तो आपका हो जाएगा इसमें सबसे पहले 8 नंबर में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। तो ये एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई 1 तो होगा ही, और एग्रीगेट डिमांड इन्वेस्टमेंट सेविंग ये तो नहीं होगा, सेविंग और इन्वेस्टमेंट ये दोनों में अलग अलग में दिया हुआ है ना, डिमांड एक साथ है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट 4। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। थर्ड एंड 4 ये नहीं, 1 नंबर नहीं होगा आपका, है ना। तो 8 का आपका आंसर जो है, एक सेकेंड रुक जाइए थोड़ा सा, एक सेकेंड मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट में है आपका एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, और आपका ये तो होगा ही, कंफर्म है, और सेविंग इन्वेस्टमेंट तो होगा, 1 और 4 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ठीक है, डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके चलिए नेक्स्ट 9 नंबर को चेक करते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन रीजन का है। चलिए देखते हैं असर्शन को। 9 नंबर में आपका असर्शन बोला जा रहा है यहाँ पर, इफ़ द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज़ 0.5, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बी इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, बिल्कुल ट्रू है ये। और रीज़न में बोला जा रहा है कि सम ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये भी ट्रू है ना। यानी कि असर्शन और रीज़न दोनों जो है वो ट्रू है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। 9 नंबर का क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को हम लोग चेक करते हैं। 10 नंबर, द बजट अंडर which the government may spend an amount equal to the revenue it collects is referred as dash budget। तो बैलेंस बजट, ऑप्शन नंबर सी संतुलित बजट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बैलेंस बजट, 10 का ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर होगा। तो ये था आपका सेक्शन ए का कंप्लीट आंसर की। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेक्शन बी का। चलिए आई होप कि आपने बाकी सब का वो बनाया होगा, क्योंकि सारे बच्चों का जो आंसर है वो अलग अलग हो सकता है, इसलिए मैं बाकी क्वेश्चंस का आंसर आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मैं सबसे पहले आपको जितना भी मल्टीपल चॉइस है सब आपको बता देता हूँ। चलिए देखते हैं। डैश इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट एजुकेशन एंड हेल्थ आर इंटीग्रल टू ह्यूमन वेलबींग। तो इसका क्या हो जाएगा आपका 18 का ह्यूमन डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट। चलिए 19 को चेक करते हैं। इन रिसेंट ईयर्स ऑल द एडल्ट्स आर इनकरेज टू ओपन बैंक अकाउंट एज पार्ट ऑफ ए स्कीम नॉन एज जनधन योजना, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही होगा। अभी हाल ही के कुछ वर्षों में वयस्कों ने बहुत सारे खाता खोलने के लिए गवर्नमेंट जो है वो प्रोत्साहित किया था, किस पर, जनधन योजना के अंतर्गत। तो ये हो जाएगा आपका जनधन योजना, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए 20 को देखते हैं। द गिवन चार्ट इंडिकेट्स द प्रॉब्लम ऑफ डैश इन द इंडियन इकोनॉमी पोस्ट 1990 टू 1992। 1990 ना यहाँ से ना, और 1992, तो ये हो जाएगा आपका जीडीपी का और एम्प्लॉयमेंट का बता रहा है ना, तो जॉबलेस ग्रोथ हो जाएगा ये। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, जॉबलेस ग्रोथ। चलिए ये तो आपका नहीं था, ये विजुअली इम्पायर्ड स्टूडेंट्स के लिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को। तो 21 में हम लोग देखते हैं आपका स्टेटमेंट बताना है ये। तो 21 में जो है, इन्वायरमेंट कंसर्न्स ऑफ वेस्ट जनरेशन एंड पॉल्यूशन हैव बिकम क्रिटिकल ड्यू टू रिवर्सल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई रिलेशनशिप्स, तो बिल्कुल ट्रू है ये, ठीक। और स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि इन्वायरमेंटल क्राइसिस हैपेंस व्हेन द रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन इज लेस देन दैट ऑफ रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेज, बिल्कुल फॉल्स है ये, ठीक। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू है और स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स है। तो 21 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। 21 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को चेक करते हैं। तो 22 आपका है, डैश ऑफ एग्रीकल्चर रेफर्स टू प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द ओपन मार्केट रेदर देन फॉर सेल्फ कंजप्शन पर्पज। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, कॉमर्शियलाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए। 22 का ऑप्शन नंबर ए होगा व्यवसायीकरण, जिसको हिंदी में बोलते हैं कॉमर्शियलाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को चेक करते हैं। 23 में बोला जा रहा है आपका, इन 1978 कम्यून लैंड्स वेयर डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्लॉट्स टू इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स फॉर कल्टिवेशन। मतलब 1978 में भूमि के लिए छोटे छोटे भूखंडों, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया ना, बिल्कुल बांट दिया गया था ये। और स्टेटमेंट 2 बोला जा रहा है कि अंडर कम्यून सिस्टम, यानी कि जो कम्यून व्यवस्था के अंतर्गत जो है, प्रोफेशनल्स वेयर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम द कंट्री साइड। तो आई थिंक इसका भी ट्रू होगा, ठीक, यानी कि स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी क्या है, ट्रू है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर ट्रू। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही होगा क्वेश्चन नंबर 23 का। चलिए बाकी बच्चे भी अपना आंसर जरूर मैच कीजिएगा, क्योंकि आपका सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है, बाकी आंसर जो है, क्वेश्चन जो है वो सेम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का चेक करते हैं। इधर 24 में आपका है, आइडेंटिफाई द ऑप्शंस दैट एम्फेसाइज द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो चलिए इसमें आपका अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिल्कुल सही है। एंटरटेनमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटीज़ ये भी होगा। और डिसएमिनेट्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, तो उभरती प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी प्राप्त करना भी तो सही होना चाहिए। तो हमको लग रहा है कि तीनों होगा ना, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर होगा। 1, 2 एंड 3 तीनों ऑप्शन जो है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3 तीनों होगा इसमें। ओके चलिए अगला देखते हैं 25 को। 25 में बोला जा रहा है कि आपका ए में, अंडर द लैंड रिफॉर्म्स इंडियन गवर्नमेंट फिक्स्ड द मिनिमम लैंड साइज विच कुड बी वॉन्ड बाय एन इंडिविजुअल। नहीं, मैक्सिमम होगा। जो बच्चे यहाँ पर मैक्सिमम लिखा है वो बच्चे ने काफ़ी अच्छे से लिखा है, ये मिनिमम नहीं मैक्सिमम। चलिए बच्चा सही किया है ये। तो ये मिनिमम मैक्सिमम होगा, मतलब ये क्या है, फॉल्स है ना, यहाँ पर गलती लिखा हुआ है। और आपका इधर बी रीज़न में है, द पर्पज ऑफ लैंड सेलिंग was to avoid the concentration of land ownership in a few hands। तो ये कुछ लोगों के हाथों में दे दिया गया था। ट्रू है ये ना, ये फॉल्स है और ये ट्रू है, फॉल्स ट्रू। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, ये ट्रू। तो फॉल्स तो फॉल्स है, एसर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू। हाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एसर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। चलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 26 को। डैश आर द पीपुल हु ऑपरेट देयर ओन फार्म्स इंटरप्राइजेज। तो क्या हो जाएगा इसमें, सेल्फ एम्प्लॉयड। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं 27। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द डैश एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा उसका। प्रोसेसिंग के बाद क्या होगा, उसको असेंबल किया जाएगा, दैट मीन्स कि असेंबलिंग, और लास्ट में उसको ग्रेडिंग किया जाएगा। प्राइवेटाइजेशन तो वो अलग चीज़ हो गया है ना। तो 1 2 1 2 3 1 2 3 1 तो होगा नहीं, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। सबसे पहले क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा, फिर उसको असेंबल किया जाएगा। प्रोसेस से बनेगा वो पहले ना, फिर क्या होगा, उसको असेंबल किया जाएगा, मतलब उसको संयोजन किया जाएगा, और बाद में उसको ग्रेडिंग कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे समझ में। चलिए 27 का पहले क्या होगा, याद रखिएगा, पहले प्रोसेसिंग होता है, फिर असेंबलिंग और फिर ग्रेडिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये था आपका पूरा कंप्लीट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और बाकी आई होप कि आपने बाकी क्वेश्चन आंसर्स तो आपने किए ही होंगे, है ना। तो चलिए इतना ही, और बाकी अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि वो भी अपना आंसर जो है वो मिला लेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।